बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, माय नेम इज़ वक़ार अहमद फरीदी। आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं तमाम अपने सीनियर्स का सर अनवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आपको लेक्चर डिलीवर करने का, और तमाम यानी कि जितने भी मेरे दीगर सीनियर्स हैं उनका भी। आज मैं आपको QS पढ़ाऊँगा द कानून शहादत कौमा आर्डर द कानून शहादत आर्डर कौमा 1984। इवन कि आपने साथ कौमा भी पढ़ना है, ठीक है ना, और इसको याद रखना है, द कानून शहादत आर्डर कौमा 1984, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास याद रखना है। इसके जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, ये पहले आपने याद रखना है। इसके जो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में है, और इसके चैप्टर्स कितने हैं, 13 चैप्टर हैं इसके। और इसके जो आप आर्टिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे वो 166 है, ठीक है जी। इसकी जो पासिंग डेट है वो 28 अक्टूबर 1984 है, 28 अक्टूबर 1984। इसका जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रिवाइज, यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी, या कंसोलिडेट करने की जरूरत पड़ेगी द लॉ ऑफ एविडेंस, जो कानून शहादत का एविडेंस का लॉ है उसको, तो सो एज टू bring it in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। जैसे होली कुरान और सुन्ना में बताया गया है कि शहादत कौन दे सकता है, किसके लिए आ सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके मुताबिक जो लॉ ऑफ एविडेंस को बनाया जाएगा, वक्तन फ़वक्तन उसमें अमेंड करना पड़े उसको, यानी कि उसको कंसोलिडेट करना पड़े तो वो किया जाएगा, ठीक है जी। ये इसका प्रीएम्बल, इसका पर्पज़ है। आगे हम पढ़ते हैं जी। इसका पार्ट 1 में आ जाता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी। चैप्टर 1 किसके बारे है, प्रीलिमिनरी के बारे में। आपने इसको याद रखना है, इसको सेक्शन नहीं कहने आपने। द कानून शहादत आर्डर कौमा 1984 जो है ये आर्टिकल्स बोला जाता है, इसके सेक्शंस नहीं बोला जाता। इसका जो सेक्शन आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 जो है वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होता है, जो शॉर्ट टाइटल है वो आपको उस जो कानून आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में उसका नाम बताता है कि इस कानून का नाम क्या है, टाइटल क्या है। जो आपको मैंने लेक्चर के शुरू में बता दिया था, द कानून शहादत आर्डर कौमा 1984, इसका क्या है, शॉर्ट टाइटल है। बाद में आर्टिकल 1 बात करता है, ये एक्सटेंड के बारे में बात करता है, ये कहां तक लागू है, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है। हम इसकी जो लाइन पढ़ते हैं, दिस आर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत आर्डर कौमा 1984। वो कहता है कि इसको कानून शहादत आर्डर कौमा 1984 कहा जा सकता है, ठीक है। ये इसका टाइटल है, शॉर्ट टाइटल। अब इसके जो एक्सटेंड की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है, ठीक है ना। ये पूरे पाकिस्तान से मुराद इसमें तमाम प्रोविंसेस आ जाते हैं, ये एक पंजाब की बात नहीं कर रहा। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जो हमारे सामने अदालती कार्रवाई होती है उन पर अप्लाई होता है। इन आर बिफोर एनी कोर्ट, जो कोर्ट के सामने में जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही होती है तमाम के, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई होगा, नंबर 2, एंड ट्राइब्यूनल पे भी अप्लाई होगा, एंड अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स, जो जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स जिनको दी जाएंगी उनके पर भी अप्लाई होगा। बट इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, लेकिन आर्बिट्रेटर पर यह अप्लाई नहीं होगा, QSO आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होगा। आगे इसने कहा है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये उसी वक्त फोर्स में आ जाएगा, लागू हो जाएगा जिसको जब इसको गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन गजट में कर देगी, लागू कर देगी, उसी वक्त पूरे पाकिस्तान में लागू हो जाएगी बजक वक्त, ठीक है जी। आगे हम इसका जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन की बात करता है। अभी तक हमने आपके, मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ, जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा हमने, ये पढ़ा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, 3 बातें पढ़ी हैं, और पासिंग डेट पढ़ी है, और इसका टाइटल पढ़ा है। टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, द कानून शहादत आर्डर कॉमन 1984 एक्सटेंड होल ऑफ पाकिस्तान एंड कमेंसमेंट इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है ना। अप्लाई किस पे होता है,
ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है, ट्राइब्यूनल पर अप्लाई होता है और आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता। ये हमने पढ़ा है। अभी हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल जो 2 है वो इंटरप्रिटेशन की बात करता है। इंटरप्रिटेशन, इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ये जो हर कानून में आर्टिकल 2 होता है या आर्टिकल 4 होता है जो इंटरप्रिटेशन की बात करता है, उसमें वो ये क्या, इसका मकसद क्या होता है? इसका ये मकसद होता है कि जो आर्टिकल जो तमाम कानून में, ये जो पूरे कानून में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कानून शहादत है, इसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड यूज किए गए हैं जो बार बार रिपीट होने हैं, उनको डिफाइन किया गया है। उनको डिफाइन किया जाता है कि इस कानून में इन अल्फाज का ये मतलब होगा, बाकी जो भी कानून दीगर में दिया गया अल्फाज उनका मतलब वहां पे वो ही लिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है इसमें इन अल्फाज का मतलब यही लिया जाएगा। तो उन अल्फाज को मद्देनजर रखकर, उस इंटरप्रिटेशन वाले आर्टिकल को मद्देनजर रखकर हम पढ़ेंगे, तो फिर हमें पूरे कानून में, कानून शहादत में वो वर्ड जहां पे भी आएगा हमें समझ आ जाएगी, हाँ भाई इसका मतलब ये था उस डेफिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है जी। आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन। इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई। आगे चलते हैं जो कोर्ट, कोर्ट को डिफाइन करता है जी। कोर्ट क्या होती है, अदालत क्या होती है? ऑल जजेस, कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। उसने कहा कि कोर्ट वो होती है, तमाम जजेस उसमें शामिल हैं, मजिस्ट्रेट शामिल है उसमें, और उसमें वो तमाम पर्सन, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर क्यों नहीं? क्योंकि उसमें पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, वो उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा है कि क्यूएसओ किस पे अप्लाई नहीं होता? आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता। आगे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर, आपका मामला हो, कोई भी आपने कुछ चीज बयान करनी हो, कोई भी मैटर, आप दो बंदों के दरमियान भी हो सकता है, दो कंपनीज के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है, फैमिलीज के दरमियान भी हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करना है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, जिसको जाहिर किया जाता है, आर डिस्क्राइब, बयान किया जाता है, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर। वो आपके, वो पेपर भी हो सकता है, वो आपके यानी के वो कोई भी यानी के पत्थर भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, कोई वो लोहे की चीज भी हो सकती है, दरख्त भी हो सकते हैं, ठीक है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर और मार्क्स। बाय लेटर्स के क्या मुराद है? ABC, फिगर्स 1 2 3 और मार्क्स निशानात। इन तीनों चीजों की मदद से लेटर, फिगर और मार्क्स, इनमें से कोई भी हो सकते हैं, आर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, और इनमें से ये सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। इन तमाम यानी कि जो लेटर, फिगर और मार्क्स की मदद से किसी भी मैटर को किसी भी सब्सटेंस पर अगर एक्सप्रेस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ये समझते हुए इंटेंडेड टू बी यूज्ड, आपकी उसको जो नियत है उस वक्त ये हो कि इसको यूज किया जा सकता है किसी मकसद के लिए, आर विच मे बी यूज्ड, जो या यूज हो सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, वो मैटर जिसको आपने उस सब्सटेंस पर रिकॉर्ड किया है। अगर आपकी उस वक्त ये इंटेंशन है कि हम इसको, ये हमारे जरूरत के वक्त काम आ सकता है, और किसी सब्सटेंस पर आपने उस मैटर को रिकॉर्ड कर दिया है बाय लेटर, फिगर और मार्क्स, तो वो क्या चीज बन जाती है? डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट बन जाती है। इस पॉइंट की आपको समझ आ गई ना? आगे इसकी इलस्ट्रेशन है जी। इलस्ट्रेशन में इसमें यह बताया गया है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। आपकी जो राइटिंग है वो डॉक्यूमेंट है। आपने किसी भी स्टाम्प पेपर पे लिखा, दो पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ, वो भी डॉक्यूमेंट है। कि आपने सिंपल पेज पे कुछ चीज लिखी, दो बंदों के दरमियान, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। किसी मकसद के लिए लिखी गई, लेटर, फिगर और मार्क्स की मदद से लिखी गई, ठीक है। वर्ड प्रिंटर, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ, ये सारे क्या है? डॉक्यूमेंट में आते हैं। मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। देखिए, लॉ को ना पढ़ने का एक ना, ये जो लॉ है इसको आप एक दफा समझ लेंगे ना, इसकी वर्डिंग को आप वर्डिंग से आशना हो जाएंगे और उसको बार बार अपने जुबान पे लेकर आएंगे। इसने तो कई सालों बाद अमेंडमेंट के जरिए बदलना होता। पूरा कानून तो बदलता नहीं है बाजाक वक्त, कई अमेंडमेंट आ गए तो उसने बदल गया,
लेकिन रहना तो उसने वही है ना। तो बेहतर है कि आप एक दफा ही जोर लगा के इसको समझ लें और इस पर अबूर हासिल कर लें, क्योंकि बार बार आपसे आपका वास्ता पड़ना है। अगर आप इसको एक दफा नजरअंदाज करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, ये आपको ज्यादा करेगा, आपको तंग करेगा, क्योंकि आपको तो समझ ही नहीं है। किसी ने सीनियर ने पूछ लिया या लॉ में किसी जूनियर से आपको लेक्चर देना पड़ गया, या आपको यानी कि किसी पेपर में बैठ गए, तो वहां पर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि यार मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा भी है लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से पढ़ना चाहिए था। लिहाजा जो भी आपको कानून है उसको पहली और आखिरी दफा समझ के पढ़े उसको, तो फिर वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है जी। आगे जी आर्टिकल 2 में इसकी जो क्लास सी है जी, उसमें एविडेंस को डिफाइन करता है। एविडेंस दो तरह की होती है, यहाँ पे जो एविडेंस में डेफिनेशन में दी गई है, इसमें इसने कहा है एक ओरल एविडेंस होती है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस ऑल स्टेटमेंट्स, वो कहता है ओरल एविडेंस क्या कौन सी होती है? ऑल स्टेटमेंट्स, वो तमाम स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, जिनकी कोर्ट इजाजत देती है, आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस, या कोर्ट रिक्वायर करती है कि इसको जो विटनेस है वो आकर कोर्ट में दे, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो मैटर अंडर इंक्वायरी चल रहा है। ठीक है, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। ठीक है, ये ओरल एविडेंस तमाम स्टेटमेंट्स जिनको कोर्ट रिक्वायर करेगी कि वो दे, या जिनको जो कोई परमिट करेगी कि आप दे सकते हैं, ये गवाही एविडेंस दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो ओरल एविडेंस हो जाएगी। आगे है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगी? आर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट उसकी जांच के लिए जो कोर्ट्स हमसे तलब करती है या हम प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, ये डॉक्यूमेंट्स है जिस पे मैटर असल चल रहा होता है। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। ये था एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मैंने आपको बताया। आगे जो क्लास डी है, इस जो आर्टिकल 2 को समझना जरूरी है, इस वजह से मैं इस पे एक एक जो है इसकी क्लास वो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे जो हमने पढ़ना वो हमारे लिए आसान हो जाए। आगे डी फैक्ट के बारे में बताता है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। वो कहता कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग। ये देखें, ये एक रोस्टर पड़ा है, ये एनीथिंग है। स्टेट ऑफ थिंग, ये किसी हालत में पड़ा हुआ है, इसकी स्टेट है। हम कमरे में दाखिल होते हैं, ये जो सोफे पड़े हुए हैं एनीथिंग है। स्टेट एक आपकी एक स्टेट में पड़े हुए हैं। और रिलेशन ऑफ थिंग, इन चीजों इनका और इसको अगर क्लासरूम समझ लिया जाए तो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे रोस्टर पे आकर डिबेट की जाती है, लेक्चर दिए जाते हैं, हमें कुछ परसीव तो कर पाते हैं ना हम इनसे। जो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग चीजों का हम नजर आ रहा होता है, हम उससे कुछ परसीव तो कर पाते हैं ना कि इसका मतलब क्या है। तो वो यही कह रहा है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। परसीव्ड बाय द सेंसेस, जो हमारी सेंसेस हैं, हमारी जो देखने की, सूंघने की, चखने की, टच करने की जो सेंसेस हैं, उससे हम परसीव कर पाते हैं कि इन चीजों का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। वो एक फैक्ट है। आप इधर बैठे हुए हैं क्लासरूम में, ये एक फैक्ट है। बाहर से आवाजें आने की फैक्ट है। अभी बाहर से एक आवाज आती है, गन की आवाज आती है हमें, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि हमने सुना है, अपने कानों से सुना है, हमने अपनी सुनने की जो हिस्स है उससे हमने परसीव किया है। अभी हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स आए हैं, ये एक फैक्ट है, और अभी आए हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी सेंस, देखने की सेंस है ना, उससे हमने परसीव किया है कि अभी दो स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में। बाहर से आवाजें आनी है, बाहर से कोई भी यानी कि आपको चीज फील हो रही है, इस रूम में आपको देख रहे हैं, ये सारा क्या है? एक फैक्ट है। यहां मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। आपकी मेंटल कंडीशन, आपका माइंड किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाता है। मतलब कि आप अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी फॉर एग्जांपल अपने रूम में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, बाइक गली में एक आदमी तेज रफ्तार के साथ बाइक लेके गुजरता है वहां से। आप कहते हैं अल्लाह खैर करे, अभी यानी कि आज इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ, पता नहीं कौन है,
जो इस तरह से यानी कि तेज रफ्तार के साथ गया। थोड़ी देर बाद उसका चौक में एक्सीडेंट हो जाता है, वो टकराता है, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आपने थोड़ी देर उससे एक्सीडेंट से पहले ये कहा था ना कि अल्लाह खैर करे, ये इससे एक्सीडेंट ना हो जाए या इसको कुछ हो ना जाए, ये टकरा ना जाए। ये क्या है जनाब, ये भी फैक्ट है, क्योंकि आप उस बारे में अपनी मेंटल कंडीशन आपकी हो जाना, उसके बारे में सोचना, जो आपने उस फिल्म में कह दिया है, ये एक फैक्ट है। उसका वहां से गुजरना, आपकी वहां पे जो एविडेंस होगी वो हेयरस एविडेंस के तौर पर होगी, आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये प्रिंसिपल फॉल करता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्ट टाइम में, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी एक फैक्ट है, मतलब कि किसी चीज को बारे में आप अपने सेंसेस के जरिए परसीव करते हैं, आपका माइंड कॉन्शियस हो जाता है, वो कोई भी चीज हो तो वो एक फैक्ट में फॉल करेगी। ठीक है जी, आगे इलस्ट्रेशन में है, एग्जांपल्स दी हुई इनकी। दे आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, सर्टन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही पड़े हैं, चेयर्स पड़ी हैं, सोफा, रोस्ट्रम वगैरह, टेबल वगैरह, ये एलईडी लगी हुई है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्टन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टन ऑर्डर में अरेंज्ड है, इन अ सर्टन प्लेस इज अ फैक्ट। उसने भी यही एक्सप्लेन किया, क्यूएसओ ने भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया। आगे दैट मैन हर्ड और सा समथिंग, अगर एक आदमी जो है वो कोई चीज सुनता है या देखता है, वो भी एक फैक्ट है। मैंने पहले एग्जांपल दे दिया इसकी। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, ये भी एक फैक्ट है। मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, मैं एक फैक्ट पे बोल रहा हूं। आगे दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, एक आदमी की एक रेपुटेशन है, ठीक है, वो भी एक फैक्ट के तौर पे गिनी जाएगी, देखी जाएगी। आगे हम इसका पढ़ते हैं जी। दो चीजें हैं जो क्यूएसओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एक चीज है जी रेलिवेंट फैक्ट और दूसरा है फैक्ट इन इशू। इसको उन्होंने क्यूएसओ में डिफाइन किया गया आर्टिकल 2 सब आर्टिकल जो इसके जो है प्रोविजन 2 में और 2 और 3 में। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट को रेलिवेंट तब कहा जाएगा, टू अनदर, दूसरे का रेलिवेंट तब होगा, when the one is connected with the other in any of the ways referred in the provision of this order relating to the relevancy of facts। वो कहता है कि एक फैक्ट दूसरे का रेलिवेंट तब होगा जब इस कानून शहादत के ऑर्डर्स की जो प्रोविजन है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की जो प्रोविजन है, वो कौन सी है, आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक में अंदर फॉल करेगा, तो वो फैक्ट क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। उसने इसकी वर्डिंग जो है यहां से समझने वाली है। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे से उस वक्त रेलिवेंट हो जाएगा व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर, जब एक कनेक्टेड हो दूसरे के साथ, इन एनी ऑफ द वेज, कोई किसी भी तरह से रेफर्ड, जो रेफर्ड किया गया है किसमें, टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर की जो प्रोविजन वो कौन सी, रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक, अगर वो उसमें फॉल करेगी, वो फैक्ट फॉल करेगा, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं है। उसमें आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक हम पढ़ेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। ठीक है जी, आगे जी फैक्ट इशू के बारे में बात करता है। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू जो होता है, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स, इसमें शामिल है any fact from which either by itself, वजाते खुद, or in connection with other facts, वह किसी दूसरे फैक्ट्स की से तल्लुक रखता हो या उसकी वजह से। द एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, ये नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, कि वो उसकी नेचर क्या है, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, asserted or denied in any suit or proceeding, ऐसा फैक्ट जिसको किसी सूट या प्रोसीडिंग में या तो डिनाई किया जाता है या उसको क्या किया जाता है, असर्ट किया जाता है कि हाँ मान लिया जाता है, तो वो फैक्ट इन इशू होता है। आप इसकी एग्जांपल ले लें फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट की, ऐसे कि बंदा मरा, ये फैक्ट इन इशू है। अब वो कैसे मरा, किसने मारा, किस जगह पे मरा, ये रेलेवेंट फैक्ट है। जितने भी फैक्ट उस वाक़े के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। अब मेन फैक्ट क्या है, मेन क्या है, मर्डर हुआ है, ठीक है ना, ये फैक्ट इन इशू है।
अब अगर उसके साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है, वो कैसे, उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, किस जगह पे हुआ, कितने बजे हुआ, ये फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। उसके साथ एक फैक्ट के साथ जो रेलिवेंट जितने भी फैक्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ आई? आपने पिक किया, मैंने कोशिश की है, मैं इस पे मुकम्मल तो नहीं हूँ, यानी कि अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी कि आपको मैंने करवाने की। थैंक यू सर। सॉरी जी, फैक्ट इन इशू का ये है कि उसने ये बताया कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू है, इंक्लूड्स एनी फैक्ट, इसमें कोई भी फैक्ट इंक्लूड होगा फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, वो खुद, या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या किसी दूसरे फैक्ट्स के से कोई तलक रखता हो उसकी वजह से। द एग्जिस्टेंस, उसकी वो एग्जिस्टेंस क्या मुराद है कि वो फैक्ट जो है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, बंदा मरा है, अब पहले तो ये सब करना होगा बंदा मरा भी है कि नहीं मरा, बाद में करेंगे ना रेलिवेंट फैक्ट के, वो कैसे मरा, किसने मारा, कि काम जगह मरा। पहले तो ये प्रूव होना चाहिए कि बंदा मरा भी है कि नहीं मरा, फैक्ट इन इशू तो प्रूव करे ना, पहले ये हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो फिर रेलिवेंट फैक्ट भी प्रूव हो जाएंगे। एग्जिस्टेंस उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बंदा मरा है कि नहीं मरा, तो फिर रेलिवेंट फैक्ट को कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है ना जी। नॉन एग्जिस्टेंस के, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नेचर एक्सटेंड, उसकी नेचर क्या है, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, और असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, मतलब कि किसी सूट प्रोसीडिंग में उसको फैक्ट को असर्ट किया गया है, उसको माना गया है या डिनाई किया गया है। ठीक है, ये चीज। आगे चलते हैं, आगे ये राम आपका जो है ना, मैं इसको जो कुछ चीजों को स्किप करके मैं आर्टिकल 3 पे आ रहा हूं। हु में टेस्टिफाई, हु में टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है, हु में टेस्टिफाई। इसमें जनाब ये है जी, इसकी जो वर्डिंग है ना, इसको आपने आर्टिकल 3 को पढ़ लेना, गवाही कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है गवाही देने के लिए, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन का वर्ड यूज हुआ है, लॉ की जो वर्डिंग है ना जी बहुत मीनिंगफुल होती है। इसमें आपने एवरी पर्सन नहीं कहना, ना किसी सीनियर के सामने बोलना है, ना आपने किसी एग्जाम में लिखना है, आपने लिखना है ऑल पर्सन ही लिखना है। ठीक है ना जी, आपने एवरी पर्सन मतलब वही आ रहा है, लेकिन आपने ऑल पर्सन का वर्ड ही अपने माइंड में रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे एवरी पर्सन भी वो लिख सकते थे, लेकिन ऑल पर्सन आप लिखना, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। उसने कहा पहली लाइन में, उसने जनरल प्रिंसिपल बता दिया कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम जो लोग होंगे क्या होंगे, वो कॉम्पिटेंट है, टेस्टिफाई गवाही दे सकते हैं। लेकिन आगे उसने एक कंडीशन लगा दी, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, हाँ अगर कोर्ट ये समझती है दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, के वो जो उनको क्वेश्चन किया गया है वो समझ नहीं पा रहे, अगर कोर्ट ये समझती है पुट टू देम आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोस क्वेश्चन, अगर कोर्ट ये समझती है कि जो उनको क्वेश्चन किए गए हैं उनको वो नहीं समझ पा रहे और उनके रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इनकम्पिटेंट हो जाएंगे। पहला प्रिंसिपल लाइन में भी ये बताया कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ठीक है, तमाम कम्पिटेंट सारे गवाही दे सकते हैं, आप सभी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट की नजर में आप और मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे और उसका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे, देन वी आर इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, देन वी आर इनकम्पिटेंट, फिर हम इनकम्पिटेंट है। यह प्रिंसिपल आपने याद रखना है। ठीक है, ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू शैल, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, शैल बी का वर्ड यूज हुआ, ना आपने मे भी यूज करना है, ना आपने करना है कि इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, हाँ अगर कोर्ट ये समझती है कि ये लोग जो ऑल पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे और उनका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे, देन दे विल बी इनकॉम्पिटेंट। आगे क्या है जी, बाय टेंडर ईयर्स। अब टेंडर ईयर्स क्या है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है ना, उसको समझ ही नहीं है,
लेकिन यहाँ पे उसने कहा है, उसने दरमियान में जो ना एक्सेप्शन प्रिंसिपल बताया कि अगर उसको क्वेश्चन को समझना चाहिए और रैशनल आंसर देना चाहिए। अगर बच्चा भी जो है वो क्वेश्चन को समझ रहा है और रैशनल आंसर दे रहा है, देन वो भी कॉम्पिटेंट हो जाएगा कोर्ट की नजर में। समझ आई इस पॉइंट की? ये लेकिन कहा क्या उसने कि टेंडर ईयर्स ये भी इनकम्पिटेंट है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्या है, अगर क्वेश्चन को समझना और उसका रैशनल आंसर देना, देन वो कॉम्पिटेंट है। आगे क्या है? एक्सट्रीम ओल्ड एज। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बुजुर्ग है, ना उसको सुनाई दे रहा है, ना उसको यानी कि वो बोल सकता है सही तरह से, ठीक है, तो वो भी क्या है? इनकम्पिटेंट होगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। लेकिन फिर वही प्रिंसिपल आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन को समझ सकता है, जवाब दे सकता है, चाहे वो एक्सट्रीम ओल्ड एज है, देन वो भी कॉम्पिटेंट हो जाएगा। ये आपने चीज माइंड में रखनी है। डिजीज वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, चाहे उसको कोई जिस्मानी बीमारी है, चाहे उसको माइंड की कोई बीमारी है, वो पागल है, ठीक है, लुनेटिक है, तो फिर वो भी क्या है? इनकम्पिटेंट है। लेकिन ये चीजें अगर उसको क्वेश्चन को समझने में और आंसर देने में क्या खलल पैदा नहीं करती, वो क्वेश्चन को समझ सकता है, उसकी बीमारी जिस्मानी बीमारी भी वो उसमें हाई नहीं होती और जवाब दे पा रहा है, देन वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो हम पढ़ते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, a person shall not be competent to testify if he has been convicted by the court, अगर कोर्ट से उसको सजा हुई हो for perjury or giving false evidence, झूठ या उसको false evidence में देने में उसको अगर सजा हुई हो तो वो competent नहीं होगा, वो competent नहीं होगा। आगे सेकंड प्रोवाइजो में ये बताया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, ये जो मैंने अभी प्रोवाइजो फर्स्ट पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन, उस शख्स पर अप्लाई नहीं होगी, उस शख्स पर अप्लाई नहीं होगी अबाउट होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जिसके बारे में कोर्ट सेटिस्फाइड है, क्या? दैट ही हैज रिपेंटेड, क्या उसने पछताया अपने करतूतों पर, जो उसने जुर्म किया उस पर पछताया, देयर आफ्टर, और उसके बाद एंड इज वेज, और आपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि ये बंदा ठीक हो गया अब इसने, ठीक है ना, देन वो भी कॉम्पिटेंट हो जाएगा। कौन भला जी? हाँ, जो मैंने बिल्कुल, जिसने पर्जरी और फॉल्स एविडेंस में जिसको कन्विक्शन हुई है, अगर उसने अपने वेज मैनेज कर लिए हैं एंड रिपेंडेंट इज ऑन हिज एक्ट, तो क्या हो जाएगा? वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। अब वेरी गुड, क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि कोर्ट का सेटिस्फाइड होना जरूरी है को, और दूसरा उसको वो क्वेश्चन को समझता हो और उसका रैशनल आंसर दे सकता हो। कोर्ट सेटिस्फाइड कैसे होगी? वो तज़किया शोहद पे पूरा उतरेगा, ठीक है ना, ये उसका देखेगी कोर्ट, ये तज़किया शोहद पे भी पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखने के बाद ही कोर्ट सेटिस्फाइड होगी। ये जो कहा गया है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसने अपने वेज जो है वो रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, देन he shall be eligible to testify, otherwise not। ये आगे थर्ड प्रोवाइजो जो है वो भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए विटनेस। अब सवाल पैदा होता है कि कॉम्पिटेंसी कौन डिटरमिन करेगी? कोर्ट डिटरमिन करेगी। द कोर्ट शैल का वर्ड यूज हुआ, मे का यूज नहीं हुआ, शैल करेगी कोर्ट के अलावा कोई नहीं करेगी, इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम एज ले डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। जो कुरान और सुन्ना में एक विटनेस के बारे में क्वालिफिकेशन दी गई है, उसके मुताबिक कोर्ट क्या करेगी? उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमिन करेगी। ये कॉम्पिटेंसी है, ये आपके सवाल का जवाब, ठीक है जी। में जब एविडेंस ली जाएगी तो उन्हें शहादत खाई होगा, उसमें जो हदूद ऑर्डिनेंस में जो विटनेस की तादाद दी गई हुई है उसमें अप्लाई होगा, उसमें QSOB भी अप्लाई होगा, और उसमें विटनेस उसने तज़ीर के अंदर जब एविडेंस दी जाएगी, तज़ीर में नहीं, तज़ीर में QSO जरूरी नहीं है। आगे लाइन आ रही है, उसमें ये बताया गया है QSO जो है ना, अगर विटनेस कोई भी अवेलेबल नहीं है जो तज़किया शोहद पे पूरा उतरता हो, लेकिन एक ऐसा विटनेस मौजूद है
जिसकी कोर्ट समझती है किसकी गवाही हम ले तो हमारा केस इंसाफ तक पहुंच सकते हैं, तो कोर्ट उसकी गवाही ले सकती है। ताज़ीम में तज़किया शहूद, ये कानून शहादत जो है ना, जरूरी नहीं कि इस पे इसको अप्लाई किया जाए, ठीक है ना, मतलब कि वो तज़किया शहूद पे भी पूरा उतरता हो, ठीक है। ते अगर एक ऐसा विटनेस जो तज़किया शहूद में भी पूरा ना उतरता हो, लेकिन मौजूद है एक सिंगल विटनेस है, तो कोर्ट उसकी भी गवाही ले सकती है, वो मे बी अवेलेबल एट दैट टाइम, जो उस वक्त मौजूद हो। आदमी सिंगल विटनेस तो नहीं इंक्वायर होगा, लेकिन ये लॉ में है, ये लॉ में है। मैं आगे लाइन आ रही, मैं आपको बताता हूँ, इसका डिटेल में बताता हूँ। वेयर सच, आगे इसी सवाल का जवाब है आपके, वेयर सच विटनेस इज नॉट फोर्थ कमिंग, वो कह रहा है कि अगर ऐसा विटनेस मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, जो कुरान और सुन्नत की जो क्वालिफिकेशन बताई गई उसके मुताबिक पूरा ही नहीं उतरता, ऐसा विटनेस नहीं है, द कोर्ट मे टेक द एविडेंस, तो कोर्ट ले सकती है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, मे का शैल का वर्ड यूज नहीं किया गया, कोर्ट इनकार भी कर सकती है। द कोर्ट मे टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे बी अवेलेबल, उस वक्त जो भी मौजूद होगा कोर्ट उसकी भी एविडेंस ले सकती है। बात समझ में आ गई जी। आगे है एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में ये है कि अ लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, जो लुनेटिक जो है वो कंपिटेंट विटनेस है, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेसी, जो उसको लुनेसी जो है उसको जो लूसिड इंटरवल जो होते हैं उसको पढ़ते हैं दौरे वगैरह, अगर वो उसने क्या किया, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम, जो उसको क्वेश्चन किया गया है, और गिविंग रैशनल आंसर टू दोस क्वेश्चन, अगर उसकी लुनेसी जो लूसिड इंटरवल्स को पढ़ते हैं, अगर उसको क्वेश्चन को समझने और उसको रैशनल आंसर देने से नहीं रोकते, ठीक है, तो फिर वो लुनेटिक भी जो है वो भी कंपिटेंट होगा, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी कंपिटेंट विटनेस है, अदरवाइज वो इनकम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा लुनेटिक भी, ठीक है। एक शख्स को जिसको दौरे पड़ते हैं, वो दौरे से आप निकल के बाहर आ जाता है, क्वेश्चन को समझ लेता है, उसका रैशनल आंसर दे देता है, तो वो कंपिटेंट विटनेस हो जाएगा, अदरवाइज क्या है, वो इनकम्पिटेंट विटनेस है। वो चाहे एक नॉर्मल इंसान भी जो है ना, अगर वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा, हमने पहले प्रिंसिपल यही पढ़ा है ना कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा और रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा, तो वो भी इनकम्पिटेंट हो जाएगा कोर्ट की नजर में। अब क्यूएसओ कहता है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसके साथ आर्टिकल जो है ना 17 पहले पढ़ लेते हैं, वो रेलिवेंट है इसके साथ, फिर हमने आर्टिकल 4 से लेकर जो 14 तक ने प्रिविलेज कम्युनिकेशन उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जी उसमें आपने बताया कि जो झूठ बोलेगा और उसके साथ अदालत ने उसको पनिश भी किया हो, जी जी तो वो फिर कॉम्पिटेंट नहीं है। जी जी, तो ये लाजमा मलजूम है कि झूठ तो बोले और जब तक सजा ना हो तो फिर उसको कॉम्पिटेंट समझे। जी कॉम्पिटेंट होगा वो, उसे दोनों शरायत हों, सिर्फ ये कि पर्चा हो गया ये काफी नहीं है, सजा याफ्ता नाअहल होता है, साबित भी हो जाएगा ये झूठा है, और कहा था कि जी अगर अदालत की तसल्ली हो जाए, उसकी मिसाल आजकल की मौजूदा मज़ाह में कहने लगा नवाज शरीफ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए तो फिर अदलिया भी उसको हर चीज में लाडला कह देंगे, मिसाल आ गई ना कि फिर बेईमान नहीं हुआ है वो, फिर तो बड़ा मुतबरक हो गया। देखो उन्होंने गल समझ आ गई है। सर फर्स्ट प्रोवाइजो में ना जी जो लाइन यूज हुई है, ये देखें, उसने कहा इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर परजरी आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर उसको झूठ बोला, ये तो कोर्ट को नहीं पता उसने झूठ बोला कि नहीं बोला, अगर उसको कन्विक्शन हो गई है कोर्ट की तरफ से परजरी में या फॉल्स एविडेंस में, देन वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। झूठ बोलने पर जब तक सजा नहीं होती, हाँ जी, वो कॉम्पिटेंट साफ वर्ड। जब कोर्ट में वो प्रोसीडिंग चलेगी, उसको सजा हुई हुई हो, वो तो हम रूटीन में कितने झूठ बोलते हैं। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। आर्टिकल नवाज शरीफ का भी कल बयान आया
मैं सियासत से झूठ नहीं बोलता, जी वैसे तो कामी को है और सियासत नहीं बोलता। अल्लाह अकबर। जी आर्टिकल 17 इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 के साथ ये रेलिवेंट है, इस वजह से मैं इसको पहले पढ़ने लगा हूँ। देन हम आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, देन अकम्प्लिस पढ़ेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे इसको। जी जी, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस के बारे में ये आर्टिकल 17 जो है ये बात करता है। द कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई, वो कह रहा है जो शख्स जो गवाही दे सकता है, इसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो कौन डिटरमिन करेगा, वो कैसी होगी, वो कितने कब गवाही दे सकता है, कैसे दे सकता है, वो कैसे वो कॉम्पिटेंट कैसे होगा। एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस शैल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज ले डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। जो कुरान और सुन्ना में उस विटनेस की यानी कि क्वालिफिकेशन दी गई उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा, और कितने गवाह होने चाहिए उसको देखा जाएगा, जो कुरान और सुन्नत में बता दिया गया। Unless otherwise provided in any law related to the enforcement of हदूद or any other special law, अगर हदूद ला में एक स्पेसिफिक तादाद बता दी गई है कि इतने विटनेस होने हैं तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा, या किसी स्पेशल लॉ में बता दिया गया है। अदरवाइज जो कुरान और सुन्नत में बता दिया गया है उसके मुताबिक वो विटनेस उसको देखा जाएगा कि इसमें इतने विटनेस होने हैं, इसमें 2 होने हैं या 4 होने हैं विटनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इन एनी मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, अगर मामला आपका फाइनेंशियल और फ्यूचर लेन देन का मामला है, फाइनेंशियल है और फ्यूचर ऑब्लिगेशन का है, जैसे आप कोई करते हैं, कोई किसी से चीज़ खरीद लेते हैं, बयाना कर देते हैं, ठीक है ना, उसमें इफ रिड्यूस टू राइटिंग, अगर उसको लिख लिया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, शैल बी अटेस्टेड, उसको टेस्ट किया जाएगा बाय 2 मैन। पहली शर्त ये है 2 होंगे आदमी, उनकी गवाही होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कॉमे के बाद लिखा हुआ है आर या 1 मैन और 2 वुमेन। अगर 2 आदमी नहीं होंगे, 2 मैन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, 1 आदमी होगा और 2 खवातीन होंगी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। 2 मैन, पहले बात तो ये, या क्या होगा 1 मैन और 2 वुमेन, ये उस सूरत में जब 2 आदमी आपके पास अवेलेबल नहीं है। 1 man and 2 women नहीं होगा, 1 मैन और 2 वुमेन एंड 2 वुमेन, और नहीं है। और मैंने बोला है वो 2 मैन के बाद बोला है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। 1 man and 2, हाँ, मैं दोबारा, एक बंदे की जगह 2 आदमी। हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 मैन, 2 आदमी। आगे उसने कहा आर या अगर 1 आदमी आपके पास अवेलेबल है तो फिर क्या होगा 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है जी, 3 हो जाएंगे जी जी। सो दैट 1 मे रिमाइंड अदर, ताकि जो 2 औरतें कोई गवाही ली गई है वो एक दूसरे को रिमाइंड करवा सके अगर वो भूल चूक जाए तो। ठीक है ना, एक दूसरे में भूल जाए, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो। एंड एविडेंस शैल ले डाउन अकॉर्डिंगली, और उनकी उसी तरह उसकी एविडेंस उनकी ले ली जाएगी। आगे बी में लिखा हुआ है इन ऑल अदर मैटर्स, और जितने भी बाकी जो मैटर्स हैं, कोर्ट में एक्सेप्ट, कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है और एक्ट ऑन, और उस पर अमल दरामद कर सकती है, द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन और 1 वुमेन, एक आदमी की भी और एक औरत की भी गवाही ले सकती है। इन ऑल अदर मैटर्स में अगर कोर्ट समझती है, मे एक्सेप्ट कर सकती है, मे का वर्ड यूज, शैल ये डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। मे का वर्ड यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन को शो करेगा कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। आगे आर सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट, और अगर कोई भी यानी कि किसी भी केस में अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ी थी बात कि उस वक्त 1 आदमी ही अवेलेबल है उस केस में, जिसकी एविडेंस अगर इग्नोर कर दी जाए तो केस हम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते, तो कोर्ट उसकी भी ले सकती है, वो चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो। ठीक हो गया, ये था आर्टिकल 3 के साथ हु में टेस्टिफाई के साथ हमने पढ़ा आर्टिकल 17। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया ना, गवाही कौन दे सकता है वो हमने पढ़ लिया, और किस तरह से दे सकता है, कौन डिटरमिन करेगा कॉम्पिटेंट कौन है, और उसने प्रिंसिपल बता दिए। प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल जो है वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा, कोई बता सकता है अभी तक? जी
जो क्वेश्चन को समझ सके उसका रैशनल आंसर। यस, बस वेरी गुड, यही आपने याद रखना है, ठीक है, जो क्वेश्चन को समझ सकता हो और उसका रैशनल आंसर दे सकता हो। आगे है जी आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है कि ये आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक ये ऐसे आदमी हैं, ये ऐसे हजरात होंगे जो कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनको ना तो कंपेल किया जा सकता है ना ही परमिट किया जा सकता कि आप गवाही दें आके, क्योंकि लॉ में इनको प्रिविलेज हासिल है। जैसे एक वकील जो है और उसका क्लाइंट के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, आर्टिकल 9 जो है वो प्रिविलेज्ड है, ना वकील डिस्क्लोज कर सकता है ना क्लाइंट डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। ये लेकिन क्या है, कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन क्या है, गवाही नहीं दे सकते, आ नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल में डिफाइन किया गया, बताया गया है, लेकिन विद एक्सेप्शंस के साथ बताया गया, वो भी हम पढ़ेंगे साथ, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, जितने भी जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट। वो कहता है कि एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। एक दफा इस लाइन को आप भूल जाएं, मैं अगली लाइन इसके साथ मिला के पढ़ता हूं, पहली लाइन के साथ, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate। अब इसमें अब आप समझ में आई कि किसी जज को ना मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप एज अ जज और मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में कंडक्ट किया उसका जवाब दें हमें, ठीक है ना, कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने इस एक्सेप्शन भी साथ पढ़ ली, जो मैंने लाइन छुड़वाई उसमें लिखा एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम सुपीरियर कोर्ट, मतलब यही है कि उससे जो सुपीरियर कोर्ट होगी वो उससे यानी क्या होगी, वो उससे पूछ सकती है, ठीक है ना। आगे एक और एक्सेप्शन आगे बताई हुई है, आगे एक और बात करते हैं। आगे उसने कहा आर एज टू एनीथिंग, आर एज टू, और कोई भी चीज विच कम टू हिज नॉलेज, कम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, या उसके नॉलेज में, उस जज के या मजिस्ट्रेट के उसके नॉलेज में कोई बात आई है, ठीक है ना, उसके बारे में भी उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएं ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली। ये आर्टिकल जो है, इसके साथ जो रेलेवेंट आर्टिकल है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसमें भी ये का नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से मेंस कहां से ही गॉट इंफॉर्मेशन, उसने कहां से ली, ये आर्टिकल 8 में भी बताया गया, ठीक है ना। मतलब कि इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएं कि आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है, आपके पास है एनीथिंग जो भी है, वो आपने कहां से हासिल की, कंपेल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है जी। आगे जी बट, लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दी उसने, आर्टिकल के अंदर कह भी रहा है इनको कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन कह भी रहा है किया भी जा सकता है। वो कैसे किया जाता है, वो स्पेशल ऑर्डर पे किया जा सकता है, सुपीरियर कोर्ट कर सकती है। आगे का है ही मे बी एग्जामिन्ड as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। अगर वो जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर क्या कर रहा हो, अपनी ड्यूटी कर रहा हो, उसकी सामने आंखों के सामने एक ऐसा वाकया हो गया, लड़ाई हो गई है, मुलजम ने पुलिस वाले को के साथ लड़ा है, उसको मारने की कोशिश की है, तो उसकी तो वो आंखों के सामने हुआ है ना, हैपन हुआ है वाकया, उसको एज अ विटनेस के तौर पर एग्जामिन किया जा सकता है जज को। या वो आईडी परेड कंडक्ट करके जो आया है जेल में, वो भी एक्टिंग बिफोर हिज आईज हुई है, उसके मतलब भी उसे कोर्ट में बुलाया जा सकता है एविडेंस के लिए कि 26-32 की जितनी भी पुलिस फोर्स 34 की वो कार्रवाई जेल में करके आया है, बतौर गवाह वो आएगा सर, वो पेश होना है जी, वो गवाही होनी है जी, वो एज बिजनेस उसने काम किया है, ना कि एज जज किया है, एज मजिस्ट्रेट एग्जेक्टिव ड्यूटी थी उसने। इस बात की समझ आ गई आपको जी? 5 चलें, ठीक है जी। चले मैं जी 5 मिनट में इसको वाइंड अप करता हूँ, बाकी जो है हम इंशाल्लाह अदर लेक्चर्स में जो इसको कंप्लीट करेंगे। अगर तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि इसको पूरे क्यूएसओ को कंप्लीट करना है,
तो मैं वो भी करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी जी मुकम्मल करवा दें, कल भी दे दें आप। ठीक है जी, चलो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से तो एक दिन में तो नहीं होना। अच्छा, आगे मैं इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आर्टिकल जो 4 मैंने पढ़ा है, ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए का ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन, सेज वो कहता है दैट अ डिपोजिशन, उसकी जो स्टेटमेंट है वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय द बी द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने मेरी जो स्टेटमेंट ली है ना वो सही तरह नहीं ली, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कहता है। अब बी कैन नॉट बी, बी कौन है, मजिस्ट्रेट, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस, कि उससे ये पूछेगा आपने उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं ठीक ली, इससे बारे में उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर, एक्सेप्शन दे दी, स्पेशल ऑर्डर पे उसको पूछा जा सकता है अगर वो कोर्ट जरूरी समझती है। आगे एक इलस्ट्रेशन है, जो 3 हमने चीजें पढ़ी ना आर्टिकल 4 में, उसी को उन तीनों में इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। एज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन ए जो है उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसने बी के सामने फॉल्स एविडेंस दी। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड, कि उसने ए ने क्या कहा, बी को कंपेल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर। लेकिन आगे सी में क्या है, एज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर, उसने अटेम्प्ट की पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश की। ठीक है ना, while on his trial before B, a session judge may be examined as to what occurred। अब क्या है, उसको यानी कि जो सेशन जज में भी एग्जामिन, उसको यानी अगर तो सेशन जज के सामने क्या हुआ है, एक क्या हुआ वाकया हुआ है, मुलजम ने पुलिस ऑफिसर को अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। ठीक है ना, तो अब जज के सामने हुआ है, अब उसको एज अ विटनेस के तौर पे एग्जामिन किया जा सकता है। आ जाए आप बताएं कि उसके उस दौरान क्या हुआ था, ये चीज। आगे इसको मैं बर्ड आई व्यू इसका लेता हूँ। आर्टिकल 5 कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही परमिट किया जा सकता है एक दूसरे को कि आप उसके खिलाफ यानी कि बात डिस्क्लोज करें जो उन्होंने मियाँ ने बीवी को बताई या बीवी ने मियाँ को बताई। एक्सेप्शन है आगे आर्टिकल 6 से, एविडेंस है तो अफेयर्स ऑफ स्टेट, अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में कोई एविडेंस है तो उसमें के किसी भी यानी कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, ना ही परमिट किया जा सकता है कि वो उसको पब्लिश करे। अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को उसको परमिट ही नहीं किया जा सकता, आप इसको परमिट करें। इससे क्या होता है, इससे जो पब्लिक पीस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, अनार्की पैदा हो सकती है, इसकी रीजंस होती हैं। आगे आर्टिकल 7 जो है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप इसको डिस्क्लोज करें। आगे आर्टिकल 8 जो है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में, मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को और रेवेन्यू ऑफिसर को, कि आपने ये जो कमीशन ऑफेंस कमिट हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, इनको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएंगे। ठीक है, ये प्रिविलेज होती है। आगे आर्टिकल 9 जो है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये है कि जो क्लाइंट है, जो एक एडवोकेट है और क्लाइंट है, एडवोकेट और क्लाइंट उनके दरमियान एक उनकी यानी कि एम्प्लॉयमेंट होती है, एडवोकेट के तौर पर कर रहा होता है। अब क्या, क्लाइंट उसके पास आया, उसने अपने सारे यानी कि डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाए, अपने उसने बातें बताई, मेरे साथ ये हुआ मैं इस तरह से रिलीफ लेना चाहता हूँ। अब ये सारा क्या है, प्रिविलेज्ड है, अब इसको एडवोकेट जो है ना कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब वो उसका केस खत्म हो गया, चला गया घर में, तो फिर कर सकता है, फिर भी नहीं कर सकता। ये आगे लिखे हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, अगर वो उसका क्लाइंट नहीं भी रहा ना, फिर भी वो प्रिविलेज्ड है, फिर भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आगे जी आर्टिकल 10, ये आर्टिकल 10 जो है आपने आर्टिकल 9 में पढ़ा है, ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वकील और क्लाइंट के दरमियान उसकी, ये उसके इंटरप्रेटर्स पे भी अप्लाई होती है, क्लर्क पे भी अप्लाई होती है और सर्वेंट्स पे भी अप्लाई होती है, वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 11 ने प्रिविलेज नॉट वेयर्ड बाय द वॉलंटियरिंग एविडेंस, अगर एक ऐसी बात क्लाइंट ने खुद डिस्क्लोज कर दी अदालत में, तो अब उससे वकील को प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि वो अब कर देगा। ठीक है ना, उसको फिर भी उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, या क्लाइंट ने वकील को बुलाया गया है एक खास बात के लिए, सिर्फ वो उस खास बात का आंसर देगा, उससे आगे नहीं वो बोलेगा, उससे वो ये नहीं समझ लेगा कि मुझसे पूछा गया अब मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी बोल दूं। ठीक है, ये
ये मैंने सारा अब बता रहा हूँ मैं सारा आगे, इस वजह से मैं उसको लुबेलुबाब आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा व्यू लेके। आगे आर्टिकल 12 है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनके साथ भी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उनके क्लाइंट्स की, वो भी प्रिविलेज है, उनको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आगे जी आर्टिकल जो है 13 है 14 है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। ये हो गया आर्टिकल 15, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। आर्टिकल 16 जो है अकॉम्प्लिस है, और 17 मैंने पढ़ा दिया। बाकी जो इंशाल्लाह इसको जो है जो आपकी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स वाला है चैप्टर 3 जो है आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक, वो हम कल करेंगे और 2-3 चैप्टर्स और साथ कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।